कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनन को बहुत ही बहुत स्वागत है। आपके संगे हम सुनील राय। समय के हिसाब से बोनी करने, ऐसे में किसान भैयाओं की बहुत सी ऐसी समस्याएं कहाई जो आज के अपने कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में निदान मिल जाए है। विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। जितेंद्र सिंह राजपूत सहायक संचालक कृषि विभाग से पधारे हैं। राजपूत साहब, आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। अपन झट्टई बात कर रहे थे आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो। हाँ जी। जयराम जी भैया। जयराम जी, पहली बार लगा है सर। बहुत ही बहुत स्वागत है। पहली दारे लगाओ। अब बताओ समस्या अपन का ले आए। ये मसूर चना की बोनी के जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल जानकारी मिल जाए मसूर चना की बोनी की। मनो अपनो शुभ नाम तो बताते पहला। भूपेंद्र सिंह लोधी। भूपेंद्र सिंह लोधी, कौन गांव से? मंजिला से। मंजिला से भूपेंद्र भैया। अब बताओ भूपेंद्र भैया, अपन को मतलब चना मसूर की बात कर रहे हो तो का करने कहा? बोनी की बात है करने के बीच की किस्म जानने समय कब तक करो चाहिए, सही समय चल रहा बोनी को वो रुक के करे। बिल्कुल ठीक बात करी आपने। आज अपने संगे हैं आत्मा परियोजना से कृषि अधिकारी जितेंद्र सिंह राजपूत जी। सुनियो ध्यान से। किसान भाइयों नमस्कार। भूपेंद्र जी, जैसा कि अभी कटाई हो चुकी है, मोस्टली सभी किसान भाइयों के लगभग खेत खाली हो चुके हैं और आगामी रबी फसलों की तैयारी में किसान भाई जुट गए हैं। क्योंकि अभी दिन का टेम्परेचर है वो अभी ज्यादा है, तो अभी किसान भाइयों को मेरी यही सलाह रहेगी कि जब तक दिन का टेम्परेचर कम ना हो जाए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ना हो जाए, तब तक आप बोनी ना करें। क्योंकि हमारी जो रबी की फसलें हैं उसको टेम्परेचर कम ही लगता है। अगर एवरेज टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पे हमारे अंकुरण को प्रभावित करेगा और हमारी बढ़वार, जो फसल की जो बढ़वार है, उसकी वृद्धि में रुकावट पैदा होगी। ठीक है भूपेंद्र भैया। ठीक है ठीक है। जयराम जी भैया, आपने हमारे फोन लगा, आपके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और ये बीच में एक और किसान भैया अपनी समस्या को निदान चाहते हैं, अपन उनसे सोई बात करने लेते हैं। हेलो सर, आकाशवाणी सागर सर। बिल्कुल सही जगह फोन लगा है। आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो आकाशवाणी। हेलो किसान वाणी। और आपको शुभ नाम? अंबिका प्रसाद उपाध्याय बोल रहे, रतौना से। उपाध्याय जी, बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। जी सर। अब बताओ समस्या अपन का लेके आए हैं। समस्या क्या है कि तापमान बहुत है, 35 डिग्री के करीबन। हाँ, हमारी ऐसी 2-3 एकड़ खाली डली है, बखन्नी हो गई है, पछतानी हो गई है। अभी बोनी तो कर नहीं पा रहा है। तो पानी भी कम गिरा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अब गेहूं की कोई ऐसी वैरायटी नहीं आती कि कम पानी में और कम समय में आ जाए। गेहूं की ऐसी कोनो किस्म चाहने कहा अपन को कि जो कम पानी में भी आ जाए और बोनी हो रहा है बोनी को। हाँ, बोनी को लेट हो रहा है जाता। आप ठीक कह रहे हो। समय के हिसाब से, पहले के समय के हिसाब से 9 दुर्गों में बोनी हो जाती। हाँ। राजपूत साहब अपने संगे हैं और जा भी बते हैं बे कि इस समय में अपन काहे की बोनी कर सकत हैं, काहे से तापमान ज्यादा है। हाँ। और गेहूं की किस्म कौन सी लगा सकत अपन को, कबे लगा सकत, बिल्कुल झट्टा ही बता दे रहे भैया आपको। सुनियो ध्यान से। जी सर। उपाध्याय जी नमस्कार। नमस्कार भैया। ये कह रहे हैं जैसे कि अभी इस समय पे तापमान, आपने स्वयं ने बताया कि तापमान काफी ज्यादा है और गेहूं की बुआई के लिए लगभग जो हमारे अंकुरण या अच्छी फसल के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो जब तक टेम्परेचर नहीं हो जाता है तब तक हम गेहूं की बोनी नहीं कर सकते हैं। इससे नहीं तो हमारा जो है अंकुरण प्रभावित होगा और जो हमारा CRI स्टेज है, जब हम पहला पानी देते हैं तो उस अवस्था में भी हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, उपज भी आपकी प्रभावित होगी। लेकिन अगर आप कम पानी वाली फसलें जब बोना चाहते हैं तो आगामी समय में जैसे ही आपका टेम्परेचर कम होता है तो उस समय पे JW17 है, JW3269 है, JW3288 है, HI 1500 है, HI 1581 है। इस तरह की जो वैरायटीज हैं जो कम पानी में आपकी आ जाती हैं, लगभग ये सारी सरबती कह सकते हैं। हाँ, समय के पहले वही मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो वैरायटी है वो सारी की सारी आपकी अर्ध सिंचित या असिंचित गेहूं की वैरायटीज है जो मैंने अभी आपको बताया है ना। तो आप इन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं कि जब भी आप बोनी करें तो आप FIR बीज उपचार की एक विधि है जिसमें आप पहले फंजी, हाँ जानते हैं।
हाँ वो पुलिस वाली नहीं, लेकिन अन्य किसान भाई भी इन चीजों का ध्यान रखें। FIR मतलब है फंजीसाइड, यानी हमें पहले फफूंदनाशी से उपचार करना है। I मतलब इंसेक्टिसाइड, यानी हम कीटनाशक से उपचार करेंगे, और फिर इसके बाद में राइजोबियम से उपचार करेंगे। और इसमें निरंतर हमें गैप रखना है, ऐसा नहीं है कि तीनों चीजों को मिला दी और हमने उपचार कर लिया, ऐसा नहीं करना है। जब आप फंजीसाइड से उपचार करें तो फंजीसाइड से उपचार करने के बाद कम से कम आधा घंटे तक उसको छाया में सुखाएं। फिर उसके बाद में जो है आप इंसेक्टिसाइड है उससे उपचार करें, उसको भी रखें छाया में जब सूख जाए। फिर इसके बाद हमारा अंत में जो है हमारा जो राइजोबियम है, जो भी कल्चर है, चूंकि हम गेहूं की बात करते हैं तो राइजोबियम कल्चर का उपयोग नहीं करते हैं, उसमें करते हैं एजेटोबैक्टर का, है ना। तो हाँ, एजेटोबैक्टर से आप उपचार करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है बीज को बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है उपाध्याय जी। हाँ ठीक है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने हमारे फोन लगा और अपनी समस्या को निदान लो। जय राम जी। जय राम जय राम। मालखरों अगले किसान भैया से बातचीत करें ओके पहले सुने लेते हैं अपन देवकी नंदन सकवार को गाँव भाव जो लोकगीत। हेलो किसान वाणी। हाँ बिल्कुल सही भैया, कार्यक्रम को नाम आपने बता दो। हेलो किसान वाणी। चौबे जी जयराम जी। जयराम जी राय साहब जयराम। अब बताते अपन समस्या का ले आए। फूल रही है। अच्छा, वो में कछु कीट मीट लगो है का? हाँ कछु नहीं लगो, मैं आग लगी की दवा डाल रही सब कर दो। बिल्कुल ठीक है, तो पहले सेम फरवाए देते और फिर बाद में अपन लगाई है। चौबे जी नमस्कार। नमस्कार आपकी। देखिए क्या है कि कोई भी हमारी जो बेल वाली हमारी सब्जी होती है, कोई भी मतलब केवल अकेली सेम नहीं, कोई भी होती है, तो जो भी सब्जियों में फूलों की संख्या होती है वो 1:10 में होती है। 1:10 का अर्थ होता है
एक अगर फीमेल फूल है तो आपके जो 10 है वो मेल फूल होंगे। यानी उसमें अगर आपका 10-11 फूल भी हैं तो आप यही मानिए कि आपकी एक ही उसमें फली लगेगी। आप थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें कि फूलों की संख्या अगर कम, जैसे आपके फूल गिर भी रहे होंगे ना उस समय पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अभी आपने बताया है कि फली नहीं लग रहा है, फूल तो हो रहे हैं लेकिन फली नहीं बन पा रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वैरायटी है उसका प्रभाव वैरायटी का बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर बाजार से अच्छी वैरायटी की किस आप चयन करेंगे तो निश्चित तौर पे ये ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका सेम का पौधा 6 फीट के आसपास का हो जाता है तो आप उसकी ऊपर से टॉप की कटिंग, जो आपकी ऊपर की सबसे ऊपर वाली जो टॉप होती है उसको काट दें। तो क्या होगा कि जो आजू बाजू से अन्य शाखाएं हैं वो निकलना चालू होंगी और फिर पुनः वो 3 फीट की हो जाती हैं आजू बाजू वाली शाखाएं, तो उनकी भी टॉप काट दी। इस तरह से जो है ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रांचिंग होगी और फिर उसके बाद में नई शाखाओं में फूल होंगे तो फ्रूटिंग होगी। अभी आप ये काम कर सकते हैं कि जो NPK है, घुलनशील उर्वरक है, उसका आप जो है छिड़काव कर सकते अगर फल नहीं बन रहे हैं। इस स्थिति में वर्मी कंपोस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं जड़ क्षेत्रों में। गेहूं को जमीन का अपन देखें तो कितने % वो तो अच्छा बीज है। अंकुरण परीक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है। अभी चूंकि समय भी है अपने पास में, तो अंकुरण परीक्षण के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं। जैसे कि आप पेपर पे भी अंकुरण परीक्षण कर सकते हैं, दोने पे भी अंकुरण परीक्षण कर सकते हैं, टाट पट्टी होती है उस पर भी अंकुरण परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए आपको रैंडमली जो है मुट्ठी में 100 दाने गिन के बिना उसको छांटे हुए, जो भी बीज आप अपना घर का भी उपयोग कर रहे हैं वो आप 100 दाने भर के एक दोने में अथवा एक पेपर में अथवा जो टाट पट्टी में लपेट के रख दें। कम से कम 100 दाने, और उसके कम से कम नहीं है तो 4-4 सेट लगा दें। और फिर आप एवरेज देखें तो अगर एवरेज गेहूं में, अगर आपका गेहूं, चना, मटर वगैरह इनमें अगर 85% मतलब 85% तक का अगर आपका आता है तो आप निश्चित तौर पे जो है इसका उपयोग बोनी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो 80 आता है तो आप थोड़ी सी बीज है उसकी मात्रा को आप बढ़ा लीजिए। लेकिन 80 के नीचे आप 75-70 आता है तो फिर उसको बुवाई के लिए उपयोग में नहीं कीजिए। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, तो अभी टेम्परेचर चूंकि काफी ज्यादा है तो हम गेहूं जैसी फसल के लिए तो अवॉइड करेंगे कि गेहूं की फसल की बोनी इस समय पे करें। लेकिन आप जो है जो सब्जी वाली मटर वगैरह है, अलसी वगैरह है, इस तरह की फसलों का आप उपयोग कर सकते हैं। हेलो, जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, जयराम जी, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोला सर। विजय भैया का समस्या ले आए अपन। 1 एकड़ में किलो मसूर भाव चाहिए? 1 एकड़ में कितनी मसूर भाव चाहिए? और दूसरी जाए से मसूर कब लो भाव चाहिए, मतलब कब से शुरू करो चाहिए? सबसे पहले तो अपन मसूर की बात करें ले थे, मसूर चना की, कि 1 एकड़ में कितो बाउने? देखिए किसान भाई, जैसे मसूर की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो है मसूर का जो बुवाई का समय है वो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में हम इसकी बोनी कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा टेम्परेचर, हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए, क्योंकि तापमान ज्यादा तापमान ज्यादा है। लेकिन फिर भी 15 के बाद अगर बोएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, और 15 नवंबर तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। जो हमारी वैरायटीज हैं तो हम उसके हिसाब से उसका चयन कर सकते हैं। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम इसकी बोनी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह था आपका कि आप कितनी मात्रा में जी 1 एकड़ में कितनी मसूर की बोनी? तो हम जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है मसूर की बीज दर को रखते हैं। तो आप जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने मसूर का बीज दर, यानी 1 एकड़ में 15 किलो के आसपास में आप उसको रख सकते हैं। और अगर आप जो वैरायटी की बात करते हैं मसूर में, जो JL3 है, JL1 है, पंत 209 है, इस तरह की जो वैरायटी है आप लगा सकते हैं। या फिर हमारे बीज निगम में भी काफी अच्छी वैरायटीज इस समय पे उपलब्ध है, वहां से भी बीज निगम में चूंकि 15 साल से कम वाली वैरायटीज उपलब्ध हैं तो आप वो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। माने दमोह में जो बीज निगम कहा हो भैया, पारा से अपन को दमोह लेगा परत कहानो
हाँ, तो उते जाके अपन बीज देख सकत हैं। हाँ। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी बिल्कुल सर, मैं ग्राम गौर जामर, तहसील देवरी, जिला सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। हाँ विपिन भैया, बताएं आज का समस्या ले आए अपन। सर मेरा एक सवाल था। हाँ। बहुत सारे किसान भाइयों के जो खेत हैं सर वो असिंचित हैं, तो उन लोगों के मन में विचार हो रहा है सर कि मतलब अभी सूखे में बुआई करना चाहते हैं, तो सर कर सकते हैं या फिर अगर कर भी सकते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखें और गेहूं या दलहनी फसलों में क्या लगाना उचित रहेगा? बिल्कुल ठीक है विपिन भैया, बड़ी समझदारी से प्रश्न करो है आपने। आपकी सभी बातों को गौर करत भय जवाब दे रहे हैं राजपूत साहब। विपिन भैया देखिए, जैसा कि अभी बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, मैं फिर भी सभी किसान भाइयों को अवगत कराना चाहूंगा कि जैसे अभी हम लोग सब्जी वाली मटर वगैरह अगर आप बोना चाहते हैं तो सब्जी की मटर बुवाई कर सकते हैं। और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के जो बीच में है हम मसूर, चना और अन्य मटर भी बो सकते हैं इसमें, है ना। जो दलहनी फसलें हैं हम इनका बुवाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गेहूं की हम जो है बुवाई की सलाह उसी परिस्थिति में दे सकते हैं जब हमारा टेम्परेचर तापमान है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। माने राजपूत सब औसत तापमान दिन और रात को मिलाकर औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, हाँ। तब बोनी के लाने उपयुक्त समय कहानो पिसिया के लाने गेहूं के लिए है ना। और जैसे हमारे गेहूं के लिए हमने किस्में भी बताई थी कि जो अर्ध सिंचित, आपने कहा कि अभी पानी की कमी है, नहीं जिनके पास बिल्कुल पानी नहीं है, असिंचित है, जैसे JW17 है, JW 3269 है, JW 3288 है, HI 1500 है, HI 1531 है ना। तो आप इस तरह की जो बिल्कुल असिंचित वैरायटीज हैं जो केवल एक पानी हमें जो देना है वो CRI स्टेज हम बोलते हैं जिसको क्राउन रूट स्टेज पे उसी समय पर देना पड़ेगा। तो आप इस तरह की वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको आसानी से बीज निगम में भी उपलब्ध हो जाएंगी, आपके अनुसंधान केंद्र में भी उपलब्ध हो जाएंगी। जब भी किसी भी फसल की बुवाई करें तो बुवाई करने के पहले हर फसल का बीज उपचार अवश्य कर लें और अंकुरण परीक्षण भी कर लें। और अगर आप कहीं बाहर से सर्टिफाइड बीज अगर ला रहे हैं और आप बल्क में ला रहे हैं, काफी ज्यादा मात्रा में ला रहे हैं बुआई के लिए, तो मैं तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारे कृषि विभाग का अमला है, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी है, कि उसको सैंपल जरूर दिलवा दें अगर वो सर्टिफाइड बीज है तो जिससे अगर आगामी समय में यदि आपके साथ कोई समस्या बनती है तो उस लॉट का सैंपल का जो रिपोर्ट है लैब की एनालाइज के आधार पे, मतलब तकनीकी रूप से अगर कम पाया जाता है, मानक के स्तर पे नहीं पाया जाता, तो उस पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। माने राजपूत साहब जो कहा कि जोन भी निगम से बीज लेके आ रहा है या सोसाइटी से बीज लेके आ रहा है तो उसको अलग से निकाल के जो थैली रहेगी या बोरी रहेगी वो आप लोगों के सामने हमें नहीं, मतलब जो है किसान भाई को नहीं निकालना है। हमारे वरिष्ठ अगर आप बल्क में ला रहे हैं तो अब 1-2 बोरी के लिए तो नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन यदि आप कई कुंटल्स में ला रहे हैं, पूरे गांव के लिए ही ला रहे हैं, ऐसे होता है ना कि 10-12 किसान इकट्ठे होकर के एक जगह से एक लॉट का ले आते हैं और उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, तो ऐसे किसान भाई उस लॉट का जो है हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को सैंपल करने का अनुरोध कर सकते हैं और वो जो है उस सैंपल को लैब में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भेज सकते हैं। सुरक्षित रख लेंगे, सुरक्षित नहीं, वो तत्काल ही भेज देते हैं। तत्काल भेज के रिपोर्ट आ जाएगी और अगर किसान भाई को नुकसान होता है, हाँ, आगामी आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं उस चीज के लिए। तो एक सेफ साइड होती है किसान भाई के, लेकिन ये उन्हीं के लिए अप्लाई होगा जो सर्टिफाइड सीड का मतलब आधार। तो जैसे अगर ब्रीडर तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर आधार बीज जिसमें सफेद टैग होता है और प्रमाणित बीज जिसमें नीला टैग होता है, ये अगर इस तरह के बीज आप बोते हैं और बल्क में आप लाते हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि सभी किसान भाइयों को कृषि विभाग के प्रतिनिधि जो हमारे उर्वरक कीट और बीज निरीक्षक होते हैं उनके सामने सैंपलिंग जरूर करवा दें। माने राजपूत साहब जो प्राइवेट दुकानों से भी बीज मिलत है, वे भी कहते हैं प्रमाणित बीज है, तो ओके लाने भी जब प्रक्रिया करी जा सकत है? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन प्रमाणित बीज मतलब जो है हम उसी चीज से मानते हैं जब
उसमें कोई टैग होता है। और जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो 3 तरह के ही टैग जारी करती है। 3 तरह में एक ब्रीडर सीड होता है जो अनुसंधान केंद्रों को मिलता है, गोल्डन कलर का होता है जिसको हम ब्रीडर बोलते हैं, प्रजनक बीज भी बोलते हैं। दूसरा होता है आधार बीज जिसमें सफेद रंग का टैग होता है, प्रजनक बीज की दूसरी जनरेशन होती है। और उसके बाद में तीसरी होती है प्रमाणित बीज जिसमें नीले जो आसानी से किसानों को उपलब्ध करा। अन्य जो व्यापारी वर्ग है या किसानों के लिए जो मार्केट में बीज कई बार उपलब्ध हो जाता है तो वो सेल्फ सर्टिफाइड बीज होता है, कई बार वो प्रमाणित नहीं होता है। कंपनी अपनी तरफ से गारंटी लेती है कि ये मानकों के अनुरूप है, वो अपनी तरफ से उस चीज का सर्टिफिकेशन देती है। हम उसका भी जो है लैब टेस्ट करवा सकते हैं जिसको हम ट्रू सीड कहते हैं। जी ठीक है विपिन भैया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अपन सुने ले थे सुमरनी एक गारा है राम गोपाल नायक। सुमेरो खेरे की खेर माई मई हरे की शारदा अयोध्या के श्री राम। सुमेरो खेरे की खेर माई मई हरे की शारदा अयोध्या के श्री राम। कलकत्ता की काली सुमेरो बरकोटी के सुमेरो हनुमान हनुमान। सुमेरो खेरे की खेर माई मई हर की शारदा अयोध्या के श्री राम। सके सवारी जय गजानंद स्वामी चतुर्भुजी जय अंतरयामी। चतुर्भुजी जय अंतरयामी। गौरा गणेश काट सबके कलेश पहलऊ तो ले तुमरो नाम। ये सुमेरो खेरे की खेर माई मई हर की शारदा अयोध्या के श्री राम। ऊंचे हिमालय की माँ वैष्णो देवी सब दुखियों के माँ दुख हरे लेती। सब दुखियों के माँ दुख हरे लेती। हंसु वाहिनी वीणा वादिनी। हंसो वाहिनी वीणा वादिनी। सुमेरे से सफल हुए का। सुमेरो खेरे खेर माई मई हरे की शारदा अयोध्या के श्री राम। उज्जैन नगरी के महाकालेश्वर। उज्जैन नगरी के महाकालेश्वर। कैलाश पर्वत के जय नंदीश्वर। कैलाश पर्वत के जय नंदीश्वर। बम बम भोले पलक न खोले। बम बम भोले पलक न खोले। भक्तों को दे रहे वरदान। ये सुमेरो खेरे की खेर माई मई हरे की शारदा अयोध्या के श्री राम। सुमेरो खेरे की खेर माई मई हरे की शारदा अयोध्या के श्री राम।
की टेर सुनी सभा बीच आए खे, द्रौपदी की टेर सुनी सभा बीच आए खे, तीन लोक दे दैते तुंदल के खाए से, तीन लोक दे दैते तुंदल के खाए। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, चंद्र राधा केरी घनश्याम, तुमरो फेरे की खेर माई, मई हर की शारदा अयोध्या के श्री राम, तुमरो फेरे की खेर माई। लोकगीत के बाद अपन बातचीत कर लेते एक और किसान भैया से। हेलो हेलो। जयराम जी भैया। जयराम जी, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। सलमान चाना मांगते हैं। अरे सलमान भैया बताओ आज का समस्या लिया अपन। हमारा भटा है हाउ बेतना का से विकरा के हो रहे हैं। भटा भी करा हो रहा है और ऊपर की टोन भी लटक रही जने चेक हो। हाँ। चलो तो ठीक है, भटा फरवाएं देते हैं हम राजपूत साहब से। सुनियो मनो ध्यान से। कह मतलब तो सीधे सीधे कीड़े से होता है ना, तो यानी जो कीड़े लगे हुए हैं। और अभी तो मैं या फिर कोई भी अन्य कृषि वैज्ञानिक जो है सब्जी में कीटनाशकों के उपयोग के लिए तो वैसे मना ही करते हैं कि इस तरह की जो है कीटनाशकों का उपयोग ना करें। इसके लिए जो जैविक कीटनाशक हैं हम उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या जो हमारा काढ़ा है जैसे धतूरा, नीम की पत्तियां, आपका लहसुन और मिर्च का पेस्ट, इसको उबाल करके और मट्ठा सड़ा करके ये आप डाल करके कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कहा ऊपर की टोन सूख रही, यानी वो है कि वो भी कहीं ना कहीं उसमें तना छेदक हो सकता है। केरा जहां से लटक रही है उसके थोड़े से और नीचे से, तो उसको काट करके आप जमीन में गड़ा दीजिए तो नए कीट नहीं आएंगे। तो जो है इस जैविक का उपचार करिए और जो है जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को भी हानि ना पहुंचे। रासायनों का उपयोग की सलाह तो अभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है सलमान भैया। हमारा भी ठीक रहे हैं। अब आप पौधे को हिला के देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है उसमें? हाँ, लगा। तो जो भटे के लिए सलाह थी, जो हमारे जैविक कीटनाशक है, हाँ आप उन्हीं का उपयोग करिए। ठीक है भैया। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार भैया, आपने हमारे फोन लगा, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपके लाने। तो मालक हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधारे हते जितेंद्र सिंह राजपूत जी, सहायक संचालक कृषि विभाग से। आपनों से बातचीत कर रहे हते हम सुनील राय। सभी किसान भैया बहन को राम राम।